बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट कंपनी अधिनियम सचिवी पद्धति में अब तक हमने पढ़ा कंपनी की जो नवीन कंपनी अधिनियम 2013 है उसके बारे में और उसकी पृष्ठभूमि एवं उसमें जो नवीन प्रावधान किए गए हैं उनकी चर्चा हमने पहले की। अब हम कंपनी की प्रकृति को समझ लेते हैं, कंपनी की विशेषताएं एवं कंपनी की प्रकृति, नेचर ऑफ ए कंपनी। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कंपनी का क्या अर्थ है, फिर अपन परिभाषा देखेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में कंपनी से तात्पर्य कंपनियों के किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक संगठन से है जो किसी सामाजिक आर्थिक उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। ऐसा संगठन या साझेदारी फर्म संयुक्त हिंदू परिवार, व्यवसाय समिति, सहकारी समिति अथवा श्रम संघ के रूप में हो सकता है, किंतु अपन जो इसमें अध्ययन करेंगे वो कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से नहीं है। हम उस कंपनी का अध्ययन करेंगे जो कंपनी अधिनियम या विधान के अधीन सम्मिलित है। देखिए, व्यवसायिक जगत में व्यवसायिक संगठन, बहुत सारे व्यवसाय संगठन पाए जाते हैं जो अपने नाम के साथ कंपनी सब जोड़ लेते हैं, जैसे रामन कंपनी, श्यामन कंपनी, किंतु ऐसे सभी संगठनों को तकनीकी या वैधानिक रूप से कंपनी नहीं कहा जाता जब तक किसी संस्था को या व्यवसायिक संगठन को तकनीकी एवं वैधानिक रूप से कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करवा लेते हैं, तब तक कंपनी नहीं कहलाई जाती है। तो जिस कंपनी का हम अध्ययन करेंगे वो कंपनी जो कंपनी अधिनियम के अधीन या पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित या रजिस्टर्ड करवाई गई हैं, उन कंपनियों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो कंपनी की परिभाषा जो कंपनी अधिनियम 2013 जो लेटेस्ट जो वर्तमान कंपनी अधिनियम है वो है कंपनी अधिनियम 2013। इस कंपनी अधिनियम में जो परिभाषा इसकी दी गई है वो है, कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलन हुआ है। यानी कंपनी कौन सी होगी, जिसका रजिस्ट्रेशन या सम्मिलन कंपनी अधिनियम के तहत हुआ, चाहे वह कंपनी अधिनियम वर्तमान में हो या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ। सम्मिलित होने पर ही कंपनी की श्रेणी में इसको लिया जाएगा। अधिनियम जो है वो किसी भी संगठन या कंपनी को तभी कंपनी के रूप में मान्यता देता है जब का सम्मिलन इस अधिनियम या पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो। कंपनी की अवधारणा या प्रकृति की ओर संकेत करते हुए कंपनी की अवधारणा को समझने के लिए कुछ अन्य परिभाषाओं का अध्ययन भी आवश्यक है। इसमें आपके पुस्तक में बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाएं दी हुई हैं। मैं एक विद्वान प्रोफेसर हेने की जो परिभाषा है उसको मैं आपको बताता हूँ। हेने के अनुसार कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा है। प्रोफेसर हेने की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि कंपनी वो कंपनी जो विधान द्वारा निर्मित यानी सम्मिलित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम मतलब जिसका कोई दृश्य रूप नहीं है, जिसका दृश्य रूप नहीं है, जिसका अस्तित्व जो है विधान की नज़र में ही है, उसे कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। कृत्रिम व्यक्ति है जो जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है। पृथक वैधानिक जो कंपनी के निर्माण से संबंधित लोग हैं जो उसमें कार्य करते हैं वो, और कंपनी का अपना अपना एक अलग अस्तित्व होता है। और अविच्छिन्न उत्तराधिकार यानी इसके उत्तराधिकार लगातार चलता रहता है। ये कंपनी कभी समाप्त नहीं होती, चाहे सारे सदस्य उसको छोड़ चले जाएं। और एक होता है कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा होती है। ये आवश्यक नहीं है कि सभी कंपनियों में सार्वभौम मुद्रा। 2013 के प्रावधान में ये कर दिया गया है कि कंपनी अधिनियम में पहले सार्वभौम मुद्रा हुआ करती थी जो हस्ताक्षर के रूप में मानी जाती थी कंपनी की, लेकिन अब कंपनी चाहे
तो सार्वभौम मुद्रा न भी रखें तो यह आवश्यक नहीं है, पहले कंपनी अधिनियम ही आवश्यक था। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी अधिनियम के अंदर सम्मिलित है। कानून की दृष्टि से कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह अदृश्य है, अमूर्त व्यक्ति है जिसका इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसकी पूंजी अंतरण योग्य अंशों में विभक्त होती है तथा अंशधारी इसका सदस्य होता है अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। कंपनी के सदस्य एवं सदस्यों के दायित्व सामान्यतः सीमित ही होता है। ये दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य में से अधिक राशि तक सीमित होता है। यानी कंपनी में जो सदस्य या अंशधारी है वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो कंपनी के प्रति यदि ज़रूरत पड़े तो उसके द्वारा धारित अंशों की पेड अप कैपिटल प्रदत्त पूंजी के बराबर होता है। यदि उसने उसका भुगतान पहले कर दिया है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण मान ली जाएगी, और अगर कोई भाग ऐदत है तो उस ऐदत की सीमा तक वह व्यक्ति कंपनी के प्रति उत्तरदायी होगा। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 में नवीन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियों को व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन नहीं माना जा सकता है। इसी कारण अब एक व्यक्ति कंपनी का समामेलन भी करवाया जा सकता है। ये कंसेप्ट पहले नहीं था। कंपनी अधिनियम 2013 से कर दिया गया है कि एक व्यक्ति भी कंपनी की स्थापना कर सकता है, एक वन पर्सन कंपनी। पहले निजी कंपनी में 2 और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्ति मिलकर कंपनी की स्थापना कर सकते थे, लेकिन अब एक व्यक्ति भी कंपनी की स्थापना कर सकता है। अब कंपनी की विशेषताओं से हम ज़्यादा इसको ठीक से समझ पाएंगे। कंपनी विशेषताएं में पहला तो है समावेश संस्था, जो मैंने अभी बताया है कि कंपनी अधिनियम का जो वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 में रजिस्टर्ड या सम्मिलित हो या उसके पूर्ववर्ती किसी भी अधिनियम के अंतर्गत कोई कंपनी सम्मिलित है तो उसको हम कंपनी मानेंगे। वैसे प्रत्येक कंपनी एक सम्मिलित संस्था है, न कि कोई वैधानिक संस्था। देखिए, वैधानिक संस्था और सम्मिलित संस्था में थोड़ा सा अंतर है। सम्मिलित संस्था का जो है वो तो कंपनी अधिनियम से सम्मिलित है, और वैधानिक संस्था यहाँ पर देखिए, जब यदि किसी संस्था या निगम को संसद या किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किसी विशेष कानून के अंतर्गत सृजित किया जाता है तो वह संस्था वैधानिक संस्था होती है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक आदि कुछ संस्थाएं हैं, इनका सृजन जो है भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम बना करके या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम बना करके इनकी स्थापना की गई है। तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। दूसरा है व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित कंपनी। एक ऐसी संस्था है, निगम या निकाय है जो व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित किया जाता है, और व्यक्तियों में एक व्यक्ति भी करा सकता है या एक से अधिक व्यक्ति संचालित सम्मिलित करवा सकते हैं। एक व्यक्ति सम्मिलित के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वही उस व्यक्ति यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है वहाँ पर कृत्रिम व्यक्ति और एक सजीव व्यक्ति मिलकर के या उनके द्वारा भी कंपनी की स्थापना की जा सकती है। इस तरह से कंपनी व्यक्तियों का सम्मिलित संस्था है जिनके द्वारा रजिस्टर्ड करती है। नेक्स्ट, अभिदाता। अभिदाता से यहाँ अभिप्राय है कि वे लोग जो कंपनी की स्थापना करते हैं। एक व्यक्ति कंपनी में एक व्यक्ति अभिदाता होगा, निजी व्यक्ति की संख्या में कम से कम 2 अभिदाता होंगे, और सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में 7 अभिदाता, कम से कम 7 व्यक्ति सार्वजनिक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, और निजी कंपनी के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता कम से कम होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति कंपनी दिशा में अभिदाता कोई ऐसा प्राकृतिक या सजीव व्यक्ति ही हो सकता है जो कि भारत का नागरिक हो तथा भारत में निवासी हो। अन्य किसी प्रकार की कंपनी निर्माण के लिए 2 या 7 व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यानी वैधानिक सजीव व्यक्ति भी होता है और कुछ संस्थाएं भी हो सकती हैं जो कंपनी का निर्माण कर सकती हैं, उसके अभिदाता बन सकती हैं। इसमें सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का उल्लेख किया गया है। निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं,
सदस्यों की संख्या, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्ति और अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कंपनी का निर्माण जो है वे कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। न्यायमूर्ति मार्शल ने लिखा है कि कंपनी आदर्श अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में है, यानी कानून के द्वारा इसका निर्माण होता है तो उसका समापन भी कानून के द्वारा ही हो सकता है। यह कानून की कल्पना मात्र इसको माना गया है। इसको कृत्रिम व्यक्ति को कहने का कारण यह है कि इसको जन्म देने वाला ईश्वर नहीं होता है, कंपनी का जन्म विधान द्वारा होता है। अतः कंपनी के जन्म एवं मृत्यु पर विधान का ही नियंत्रण होता है, ईश्वर का नहीं। इसके अतिरिक्त इसके स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से देखा और छुआ भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये आदर्श अमूर्त है। जबकि प्राकृतिक मनुष्य को देखा है छुआ जा सकता है। इस प्रकार इसकी आत्मा और अंतरात्मा नहीं होती है, ये शपथ नहीं ले सकती, ये न्यायालय में व्यक्ति रूप से उपस्थित नहीं हो सकती है, इसे जेल नहीं भिजा सकता, इसकी शादी नहीं हो सकती, तलाक नहीं हो सकता। इन सभी कारणों से कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है जो विधान द्वारा निर्मित है, इसलिए कह सकते हैं विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति। लेकिन कृत्रिम व्यक्ति शब्द क्यों? क्योंकि ये एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह ही अपने व्यवसाय का संचालन करती है, इसलिए व्यक्ति कहा गया है। और वैधानिक मतलब विधान द्वारा निर्मित है, इसलिए जो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। इतना सब होने के बाद भी जाली या काल्पनिक व्यक्ति नहीं अपितु वास्तविक व्यक्ति की तरह कार्य करती है, क्योंकि अनेक मामलों में मनुष्य की तरह कार्य करती है। अपनी संपत्ति भी खरीद सकती है, अनुबंध कर सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है, इस पे भी इसके नाम से वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो इसलिए कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। और इसका अध्ययन आगे हम इसके आगे करेंगे। नेक्स्ट है प्रथम वैधानिक अस्तित्व। कंपनी की एक विशेषता ये है कि इसका अपने सदस्य और संचालन मंडल से वैधानिक पृथक अस्तित्व होता है। देखने में लगता है कंपनी का संचालन सजीव व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसमें संचालन मंडल, प्रबंध संचालक, विभिन्न सदस्य, सब लोग मिलकर के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं जो कंपनी में कार्य करते हुए कंपनी का संचालन करते हैं। लेकिन कानून द्वारा निर्मित होने के कारण उन काम करने वाले व्यक्तियों से इस कंपनी का अस्तित्व अलग होता है, क्योंकि ये कृत्रिम व्यक्ति है और ये अपने नाम से सारा व्यवसाय करती है, इसलिए सबका अपना अपना व्यवसाय है।